जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रावी एकेडमी चैनल पर। और आज का जो हमारा इंडियन पॉलिटी का चैप्टर रहेगा वो है सुप्रीम कोर्ट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। हमारी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसे हम एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, क्योंकि सबसे ऊपर जो सुप्रीम है वो सुप्रीम कोर्ट ही है। अगर इसकी एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो 26 जनवरी 1950 इसकी जो फर्स्ट सिटिंग रही थी वो 28 जनवरी को थी। और अगर इसके आर्टिकल्स की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें 124 से 147 तक मिलते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट के हेड होते हैं उन्हें हम बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अगर जजेस की बात करें तो हमारे पास सीजीआई हैं, ठीक है, अप टू 33 जजेस। अगर टोटल देखा जाए तो हमारे पास 34 जजेस की वैकेंसी रहती है, और इनकी जो अपॉइंटमेंट की जाती है वो प्रेसिडेंट करते हैं। हमारी जो जुडिशरी है वो एक तरह से 3 टियर स्ट्रक्चर मानी जाती है। मतलब हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है जो कि सबसे सुपीरियर है, फिर हमारे पास हाई कोर्ट्स आती हैं, फिर हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, और इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास सबॉर्डिनेट कोर्ट्स भी रहती हैं। आगे है हमारे पास हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। सबसे पहले हमारे पास आया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जो कि जिसने एस्टैब्लिश किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट फोर्ट विलियम कैलकाटा में, जिसकी फंक्शनिंग स्टार्ट होती है 1774 में। और अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें तो एक हमारे पास सीजीआई थे, 3 जजेस और थे। पावर्स की बात करें तो इसको एक तरह से किंग्स कोर्ट माना जाता था, जहाँ पे इंग्लिश लॉ अप्लाई किया जाता था, जो कि ब्रिटिश सब्जेक्ट्स थे हमारे इंडिया में। और यहाँ पर एक तरह से सिविल और क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन भी दी जाती थी ब्रिटिश सब्जेक्ट्स के ऊपर, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स के ऊपर, और समटाइम्स इंडियन सिटीजन के ऊपर भी। और अगर इसी एक्ट के अंडर हम कोई फेमस कन्फ्लिक्ट देखें तो हमें मिलता है नंद कुमार केस। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एग्जीक्यूट कर दिया था जो कि महाराजा नंद कुमार थे इन 1775 में फॉर्जरी के केस में। मतलब उन्होंने कोई या तो कोई फेक डॉक्यूमेंट बनाया होगा, ठीक है, या फिर सिग्नेचर करने, मतलब एक तरह से किसी को चीट करने के लिए, तो उन्हें वहाँ पे एग्जीक्यूट किया गया। बट यहाँ पे ये चीज़ बताती है कि इन्होंने मिसयूज़ किया कोर्ट्स ने अपनी पावर का। तो इन सभी को फिक्स करने के लिए कुछ एक्ट पास किए गए, जैसे कि था एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। मतलब इससे कुछ जो सुप्रीम कोर्ट की पावर्स थी उन्हें लिमिट कर दिया गया, और कहा गया कि जो कोर्ट होगी वो इंटरफेयर नहीं करेगी जो कि कंपनी के रेवेन्यू मैटर्स होंगे उनमें। थर्ड, इन्होंने बोला कि जो इंडियंस होंगे वो ऑटोमेटिकली इंग्लिश क्रिमिनल लॉ के अंडर नहीं आएंगे। फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जहाँ पर बात होती है फेडरल कोर्ट की। मतलब ये एक तरह से सुप्रीम कोर्ट तो नहीं क्रिएट करते हैं, बट क्रिएट करते हैं फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसको हम अर्लियर वर्जन बोल सकते हैं, जो कि हमारी आज की सुप्रीम कोर्ट है। और ये फेडरल कोर्ट स्टार्ट होती है 1937 में, जो कि एग्जिस्ट करती है 37 से 1950 तक, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑल इंडिया कोर्ट भी। और अगर हम इसके पर्पस की बात करें तो ये इसका जो मेन यूज़ था ताकि सेटल करना डिस्प्यूट्स बिटवीन प्रोविंसेस और जो फेडरल गवर्नमेंट के बीच चल रहे थे। बाकी इन्होंने लिमिट किया अपेलेट जुरिस्डिक्शन ओवर हाई कोर्ट्स। अपेलेट जुरिस्डिक्शन होती है मतलब पावर होती है हाई कोर्ट की, कोई हायर कोर्ट की, ताकि वो अपील्स को सुन सके और रिव्यू कर सके डिसीजन को जो कि लोअर कोर्ट से आए हैं। तो अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो एक हमारे पास चीफ जस्टिस थे और मैक्सिमम 6 जजेस रखे गए। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है कि वाई इट मैटर्स, ये मैटर क्यों करती है। क्योंकि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया थी 1950 में बनी है, वो भी इसी मॉडल पे बेस्ड है। बहुत सारे प्रोसीजर्स थे, जुडिशियल हायरार्की थी, या फिर फेडरल प्रिंसिपल्स थे, वो सभी इस फेडरल कोर्ट से निकल कर आते हैं। और जो हमारी प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसकी एस्टैब्लिशमेंट 26 जनवरी 1950, आर्टिकल्स 124 से 147, और ये किसी भी ब्रिटिश एक्ट के अंडर नहीं आती है। अगर थोड़ा सा रिकैप देखें तो जो रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 का, ठीक है, इसने क्रिएट किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा जो कि कॉलोनियल पीरियड में थी। सेकंड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसने क्रिएट किया फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसको हम प्री सुप्रीम कोर्ट भी बोलते हैं। और थर्ड है जो कि हमारे पास इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950, जहाँ पर जो हमारी प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट है वो क्रिएट की गई थी। नेक्स्ट आता है हमारे पास अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सबसे पहले बात करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कि इन्हें कैसे अपॉइंट किया जाता है। तो इनको एक तरह से प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, और कंसल्ट किया जाता है जो कि बाकी जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के या फिर हाई कोर्ट के। अगर प्रेसिडेंट को लगता हो कि नेसेसरी है तब वो उन्हें उनसे कंसल्ट करते हैं।
और एक और चीज़ है यहाँ पर कि कन्वेंशन बना रखा है कि जो सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस होंगे उन्हें ही सीजेआई बनाया जाता है। अगर वायोलेशंस की बात करें सीनियरिटी कन्वेंशन पे, मतलब समटाइम ऐसा हुआ था कि जैसे यहाँ पे कन्वेंशन है कि सीनियर मोस्ट जो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे उन्हें ही चीफ जस्टिस बनाया जाएगा, बट 2 बार ऐसी सिचुएशन आई है कि बाकी जो सीनियर मोस्ट जजेस थे उन्हें सुपरसीड करके किसी और को जज बना दिया गया। जैसे कि 1973 में हुआ था, एएन रे को अपॉइंट किया गया था सुपरसीडिंग 3 सीनियर जजेस। फिर ऐसे ही सिचुएशन आती है 1977 में, जहां पर एमयू बेग को अपॉइंट किया जाता है सुपरसीडिंग द सीनियर मोस्ट जज। नेक्स्ट है हमारे पास अपॉइंटमेंट्स ऑफ अदर सुप्रीम कोर्ट जजेस, मतलब सीजीआई के अलावा जो बाकी जजेस होते हैं उन्हें कैसे अपॉइंट किया जाता है। तो सेम वही प्रोसीजर है, बट यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट है वो जजेस को अपॉइंट करते हैं, कंसल्ट करते हैं सबसे पहले सीजीआई के साथ, या फिर जो बाकी सुप्रीम कोर्ट के या फिर हाई कोर्ट के जजेस होते हैं अगर उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो कंसल्ट करना सीजीआई के साथ इसको मैंडेटरी बनाया गया है अगर किसी भी जज को वहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। आगे आता है हमारे पास व्हाट इज़ द कोलिजियम सिस्टम। कोलिजियम सिस्टम क्या है, जो कि यूज़ किया जाता था, एक तरह से मेथड था अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र करना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को। और ये सिस्टम इवॉल्व होता है जब हमारे पास जजेस केसेस आते हैं 1982 से 1998 तक, बट ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। अगर एवोल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास था फर्स्ट जजेस केस जो कि 1982 में आया था, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि जो कंसल्टेशन है वो कंकरेंस के इक्वल नहीं है। कंसल्ट करना होता है मतलब हम किसी का ओपिनियन मांग रहे हैं, जैसे कि समवंस ओपिनियन। बट जो कंकरेंस होती है मतलब यहाँ पर है कि अगर आपने किसी का ओपिनियन लिया है तो आपको उसे फॉलो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि कंसल्टेशन है जो, मतलब अगर ओपिनियन हमने लिया है किसी से तो ज़रूरी नहीं है कि हम उसे फॉलो भी करेंगे। मतलब यहाँ पे जो प्रेसिडेंट हैं उनको ज़्यादा प्राइमेसी दी गई कि एग्जीक्यूटिव के पास ज़्यादा पावर है। बट जब सेकंड जजेस केस आता है 1993 में, तो इस जो जजमेंट थी, जो पिछली वाली जो जजमेंट है, उससे रिवर्स कर दिया जाता है। तो इन्होंने कहा कि जो सीजीआई का ओपिनियन होगा वो भी मस्ट होगा जब हम कंसल्ट करते हैं, और साथ में 2 सीनियर जजेस को और ऐड कर दिया। तो यहाँ पे इन्होंने जुडिशरी को प्राइमेसी दे दी, मतलब वहाँ पे प्रेसिडेंट को दी थी, यहाँ पे जुडिशरी को। फिर हमारे पास आता है थर्ड जजेस केस 1998 में, जहाँ पे जो कोलिजियम सिस्टम है इसे और एक्सपेंड कर दिया गया। एक चीफ जस्टिस तो है ही थे, साथ में 4 सीनियर मोस्ट और जजेस को ऐड कर दिया गया। तो यहाँ पर ये चीज़ और ऐड की गई कि जो सीजीआई का इंडिविजुअल ओपिनियन होगा उसको अकेले नहीं यूज़ किया जाएगा किसी की अपॉइंटमेंट डिसाइड करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट कहा गया कि अ जज शुड नॉट बी अपॉइंटेड इफ इवन 2 कोलिजियम मेंबर्स गिव एन एडवर्स ओपिनियन। मतलब यहाँ पे उस जज को भी अपॉइंट नहीं किया जाएगा अगर उनमें से किसी 2 जजेस ने मना कर दिया। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्रिटिसिज्म ऑफ कोलिजियम सिस्टम। तो कोलिजियम सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि यहाँ पर कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, मतलब जो कोलिजियम था वो किसी को भी आंसरेबल नहीं था। नेक्स्ट है हमारे पास अपॉइंटमेंट डिलेज, मतलब जो भी अपॉइंटमेंट्स थी जैसे कि जो जजेस को लेके, तो उनको डिले कर दिया गया था और जो वैकेंसीज थी वो वैसे ही पड़ी रह रही थी। नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म के एलिगेशन भी लगाए गए। नो चेक्स एंड बैलेंसेज, मतलब यहाँ पे ये बात कही गई कि जो एग्जीक्यूटिव है उसका तो कोई रोल ही नहीं है। मतलब फर्स्ट केस में सिर्फ प्रेसिडेंट की प्राइमेसी बताई गई थी, बट जो हमारे पास सेकंड और जो थर्ड केसेस थे वहाँ पर सिर्फ जो जुडिशरी है उसी की ही प्राइमेसी बताई गई। तो नेक्स्ट आता हमारे पास 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014। ये तब की जाती है जब जो कोलिजियम सिस्टम है उसे रिप्लेस करना होता है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के साथ, जिसका एम क्या था कि रिड्यूस कर देना जुडिशियल मोनोपोली को ताकि ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके। बट क्या होता है कि 2015 में आते आते जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन होता है उसे भी सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे स्ट्रक डाउन कर देती है। तो इसका रीज़न क्या माना जाता है कि वायलेट करना जुडिशियल इंडिपेंडेंस को, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट था। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है कि जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन था उसको रिप्लेस करने का, उसको स्ट्रक डाउन करने का रीज़न क्या था? ये था जुडिशियल इंडिपेंडेंस को वायलेट करना। और जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है वो रियलिटी में है क्या चीज़ थी कि एक तरह से बॉडी क्रिएट की गई थी थ्रू 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 में। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कंपोजिशन ऑफ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। यहाँ पे टोटल 6 मेंबर्स को रखा गया था। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, एक यूनियन लॉ मिनिस्टर, और हमारे पास 2 एमिनेंट पर्सन जिनको कमेटी सिलेक्ट करेगी, जो कि पीएम प्लस सीजीआई प्लस जो लीडर ऑफ ओपोजिशन होंगे।
यहाँ पे एक तरह से वीटो क्लॉज भी मेंशन किया गया, मतलब यहाँ से अगर कोई भी 2 मेंबर ऑब्जेक्ट करते हैं तो उस अपॉइंटमेंट को वहीं पे ब्लॉक कर दिया जाएगा। यहाँ से हमारे आर्टिकल स्टार्ट होते हैं। सबसे पहला है आर्टिकल 124 जो बताता है एस्टैब्लिशमेंट, जजेस, अपॉइंटमेंट और रिमूवल के बारे में। मतलब इसी जो आर्टिकल के अंडर काफ़ी सारे जो क्लॉजेज आते हैं वहीं पर हमें काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। सबसे पहले है आर्टिकल 124 क्लॉज 1 जहाँ पे बताया गया है एस्टैब्लिशमेंट एंड कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मतलब जो हमारे पास एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होगी जिसमें एक सीजीआई होंगे, ठीक है, बाकी अदर जजेस होंगे जो कि पार्लियामेंट फिक्स करेगी बाय लॉ। करंटली हमारे पास 34 जजेस हैं, बट ये जो नंबर है वो बाद में मतलब किसी और एक्ट से आया है, ना कि आर्टिकल से। मतलब जो 34 जजेस की बात की गई है वो आता है हमारा सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट एक्ट 2019 से, जहां पर बताया गया था 34 जजेस फिक्स किए गए थे। नेक्स्ट आता है हमारे पास आर्टिकल 124 क्लॉज 2 जहां पर बताया गया है जजेस अपॉइंटमेंट अथॉरिटी के बारे में, कि जो जजेस को अपॉइंट करने की अथॉरिटी होती है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होती है। कंसल्टेशन रिक्वायरमेंट की बात करें तो अगर सीजीआई को अपॉइंट करना होता है तो प्रेसिडेंट कंसल्ट करते हैं जो बाकी जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के। बट अगर बाकी जजेस को अपॉइंट करना हो तो जो प्रेसिडेंट है वो कंसल्ट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। आगे है हमारे पास आर्टिकल 124 क्लॉज 3 जहां पर क्वालिफिकेशन की बात की गई है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सबसे पहली है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। सेकंड है हमारे पास कि हाई कोर्ट के जज रहने चाहिए एटलीस्ट 5 ईयर्स के लिए, और हाई कोर्ट के एडवोकेट होने चाहिए एटलीस्ट 10 ईयर्स के लिए। या फिर मस्ट बी इन द प्रेसिडेंट्स ओपिनियन, वो एक तरह से डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होने चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास आर्टिकल 124 क्लॉज 4 जहां पर रिमूवल ऑफ जजेस की बात की जाती है। जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उन्हें रिमूव किया जाता है बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, या फिर एड्रेस या फिर मोशन पास कर दिया हो बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट बट विद द स्पेशल मेजोरिटी। और 2 ही ग्राउंड यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। सबसे पहला है कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर, सेकंड है इनकैपेसिटी। प्रूव्ड मिसबिहेवियर में होता है कि मतलब अगर किसी जज को गिल्टी पाया गया, उन्होंने कुछ रॉन्ग किया है या फिर कुछ अनएथिकल उन्होंने किया हो तो। अगर इनकैपेसिटी की बात करें हमारे पास तो यहाँ पे है कि अगर कोई जज अनेबल है किसी इलनेस की वजह से या फिर कोई फिजिकल इनएबिलिटी है तब उन्हें वहां से हटाया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास आर्टिकल 124 क्लॉज 5 जहां पर बताया गया है प्रोसीजरल प्रोविजन के बारे में, जो कि डील करता है कि पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोसीजर्स। ये पावर देता है पार्लियामेंट को ताकि वो रेगुलेट कर सके इन्वेस्टिगेशन ऑफ चार्जेस और जो प्रोसीजर है फॉर प्रूविंग मिस बिहेवियर और इनकैपेसिटी। और इसके ही अंडर जो पार्लियामेंट है उन्होंने क्रिएट किया था जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 जहां पर 3 मेंबर इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी। मोशन प्रोसेस मतलब इस सब में इंक्लूड किया गया था। इम्पीचमेंट ऑफ जजेस, ये जो प्रोसेस है वो आता है जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के। सबसे पहले आता है इनिशिएशन ऑफ मोशन, मतलब यहां पर इम्पीचमेंट की बात की गई है जो कि रिमूवल मोशन होता है किसी जज के लिए, और इस रिमूवल मोशन को साइन करना होता है 100 लोकसभा मेंबर्स के द्वारा या फिर 50 राज्यसभा मेंबर्स के द्वारा। फिर ये मोशन होता है उसको सबमिट करवाया जाता है स्पीकर या चेयरमैन को। मोशन की बात करें तो मोशन होता है एक तरह से रिक्वेस्ट या फिर कोई प्रपोजल। सेकंड आता है हमारे पास एडमिशन ऑफ मोशन, जब स्पीकर या चेयरमैन है वो एडमिट भी कर सकते हैं या फिर रिजेक्ट कर सकते हैं इस मोशन को। थर्ड आता है हमारे पास इन्वेस्टिगेशन कमेटी। अगर एडमिट कर दिया जाता है तो यहाँ पे 3 मेंबर कमेटी बनाई जाती है। सबसे पहला है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे या फिर कोई और सुप्रीम कोर्ट जज हो सकते हैं। फिर आते हैं हमारे पास चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। थर्ड है डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, मतलब ये 3 मेंबर्स होंगे और ये जो कमेटी होगी वो इन्वेस्टिगेट करेगी सारे जो चार्जेस लगाए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास कमेटी रिपोर्ट। अगर लगता है कि जो जज है उन्हें गिल्टी पाया जाता है तो जो पार्लियामेंट होती है वो आगे प्रोसीड करती है मोशन। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास पार्लियामेंट्री अप्रूवल। जब मोशन दोनों ही हाउसेज में पास हो जाता है जो कि हमारे पास स्पेशल मेजोरिटी होती है, मतलब मेजोरिटी टोटल मेंबरशिप की प्लस जो 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं और उनकी वोटिंग। फिर उसके बाद जो फाइनल स्टेप आता है मतलब पार्लियामेंट ने भी अप्रूव कर दिया तो ये जो एड्रेस होता है या मोशन होता है इसको प्रेसिडेंट को भेजा जाता है और जो प्रेसिडेंट होते हैं उस जज को रिमूव कर देते हैं।
नेक्स्ट आता है हमारे पास आर्टिकल 124 क्लॉज 6 जो बताता है ओथ ऑफ जजेस के बारे में। हर एक जो जज होता है उन्हें ओथ लेनी पड़ती है जब वो ऑफिस एंटर करते हैं उससे पहले, और जो ओथ है उसका जो फॉर्मेट दिया गया है वो है 3rd शेड्यूल में। नेक्स्ट आता है हमारे पास आर्टिकल 124 क्लॉज 7 जहाँ पे बताया गया है रिस्ट्रिक्शंस आफ्टर रिटायरमेंट। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर हो जाते हैं तो वो लॉयर की तरह एक्ट नहीं कर सकते हैं किसी भी कोर्ट में या फिर बिफोर एनी अथॉरिटी इन इंडिया। ये एक तरह से जुडिशियल इंडिपेंडेंस को इंश्योर करता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास आर्टिकल 125 जो बताता है सैलरीज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। सैलरीज हो गई, अलाउंसेस या फिर पेंशन होगी सुप्रीम कोर्ट जजेस की, ये सभी चीज़ें जो पार्लियामेंट डिसाइड करती हैं, और इनकी जो सैलरी होती है उसे रिड्यूस नहीं किया जाता ड्यूरिंग देयर टर्म, बट एक्सेप्शन दे रखी है अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी हो तो। नेक्स्ट आता है हमारे पास आर्टिकल 126 जो बताता है अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस के बारे में, कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है अगर वो एब्सेंट होते हैं, बीमार होते हैं, या फिर उनकी जो ऑफिस की जो सीट है वो वैकेंट है, तब जो प्रेसिडेंट होंगे वो किसी एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करेंगे। अभी इनको अपॉइंट करने का रीज़न क्या होता है, जो एक्टिंग चीफ जस्टिस होते हैं इनको थोड़े टाइम के लिए चीफ जस्टिस बनाया जाता है ताकि जो मेन मैटर है उन्हें सॉल्व किया जा सके। फिर आता है हमारे पास आर्टिकल 127 जो बताता है अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस। अगर सुप्रीम कोर्ट लैक करती है कोरम या फिर जजेस उनके पास अनअवेलेबल होते हैं तो जो सीजीआई है प्रेसिडेंट के अप्रूवल से वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं हाई कोर्ट के जजेस को ताकि वो एक्ट करें एज एडहॉक जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। एडहॉक जजेस होते हैं टेम्पररी जजेस। यहाँ पर एक्टिंग चीफ जस्टिस की बात थी बट यहाँ पर एडहॉक जजेस की बात की गई है, मतलब दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। आगे आता है हमारे पास आर्टिकल 128 जो बताता है रिटायर्ड जजेस के बारे में, कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस को ताकि वो सुप्रीम कोर्ट में दोबारा आएँ। यहाँ पर बट जो प्रेसिडेंट के प्रायर एसेंट की कॉन्सेंट की ज़रूरत होती है। जो रिटायर्ड जजेस होते हैं उन्हें वही अलाउंसेस मिलते हैं जो कि प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं, बट इनको सुप्रीम कोर्ट के जजेस कंसीडर नहीं किया जाता। नेक्स्ट आता है हमारे पास बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ये एक तरह से स्टैट्यूटरी बॉडी थी जो क्रिएट की गई थी एडवोकेट्स एक्ट 1961 के अंडर, जो कि रेगुलेट करती है लीगल एजुकेशन और लीगल प्रोफेशन को। ये एक तरह से डिसिप्लिनरी रूल्स को बताती है और मैनेज करती है मिसकंडक्ट केसेस जो कि एडवोकेट्स के आते हैं। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि ये रिकॉग्नाइज करती है कि लॉ कॉलेजेस कौन से हैं और उनके लिए स्टैंडर्ड्स को सेट किया जाता है लीगल एजुकेशन के लिए। लीगल रिफॉर्म्स को प्रमोट करती है और फंड करती है लीगल एड प्रोग्राम्स को। और ये ओनली बीसीआई होती है जो डिसाइड करती है कि कौन है जो प्रैक्टिस कर सकता है एज एन एडवोकेट इन इंडिया, मतलब बार काउंसिल का ये काम होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि एडवोकेट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मतलब कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहला है सीनियर एडवोकेट्स होते हैं जिनको डेजिग्नेट किया जाता है बाय सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट। ये वकालतनामा फाइल नहीं कर सकते हैं, ये वर्क करते हैं थ्रू एन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। अभी वकालतनामा क्या होता है, एक तरह से डॉक्यूमेंट होता है जो कि अथराइज करता है आपके लॉयर को कि वो आपका जो केस है वो लड़ सके। सेकंड आता है हमारे पास एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड जो कि ओनली वन होते हैं जो कि फाइल कर सकते हैं केस सुप्रीम कोर्ट में। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, बट ये लोग क्या है कि ये पास होना चाहिए इनका सुप्रीम कोर्ट का जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एग्जाम है। अगर अदर एडवोकेट्स की बात करें तो वो अपीयर हो सकते हैं, आर्ग्यू कर सकते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते। हमारे पास आता है एक एडवोकेट्स एक्ट 1961 जहाँ पे बताया गया है, डिफाइन किया गया है लीगल प्रोफेशन क्या है, बाकी जो क्लासेस क्या हैं एडवोकेट्स की, बट यहाँ पे ओनली वन रिकॉग्नाइज्ड क्लास की गई है ऐड, जो कि है एडवोकेट्स। अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया जाता है, मतलब जजेस हैं इम्पीचमेंट के द्वारा ही रिमूव किए जाते हैं। जो सैलरीज और अलाउंसेस होती हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज होती हैं। कोई भी डिस्कशन नहीं की जाती पार्लियामेंट में जजेस के कंडक्ट पर, बट एक्सेप्शन है इम्पीचमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं जो रिटायर हो जाते हैं तो उनकी जो प्रैक्टिस पे बैन लगा दिया जाता है, और यहाँ पर इंडिपेंडेंट अपॉइंटमेंट प्रोसेस को इंक्लूड किया गया है। बाकी हमारे पास सेपरेशन है, जुडिशरी अलग है एग्जीक्यूटिव से। अगर हम ज्यूरिसडिक्शन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शंस होती हैं। सबसे पहली है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जो कि हमारी आर्टिकल 131 में भी हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट होती है उसकी एक्सक्लूसिव अथॉरिटी होती है कुछ डिस्प्यूट्स पे, जैसे कि सेंटर वर्सेस स्टेट में चल रहे हैं, स्टेट वर्सेस स्टेट में है, या फिर सेंटर प्लस स्टेट है एक साइड पे, या फिर दूसरी साइड स्टेट्स हैं।
बट ये एप्लीकेबल नहीं होता है इन 4 चीज़ों पर, ये इंपॉर्टेंट है। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट हो गए, या फिर फाइनेंस कमीशन के मैटर हैं, ऑर्डिनरी कमर्शियल डिस्प्यूट्स हैं, और फोर्थ वन है कंपनसेशन क्लेम्स बाय स्टेट्स। तो इन सभी पे ये एप्लीकेबल नहीं है। अभी अगर बात करूं कि जुरिस्डिक्शन क्या होती है, ये एक तरह से लीगल पावर होती है या फिर अथॉरिटी होती है किसी कोर्ट की टू हियर एंड डिसाइड ए केस को सुनना और डिसाइड करने की जो पावर होती है, लीगल पावर, उसे बोलते हैं जुरिस्डिक्शन। सेकंड आता है हमारे पास रिट जुरिस्डिक्शन, जो कि हमें आर्टिकल 32 में भी देखने को मिलती है। जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो रिट इशू कर सकती है। इसके बारे में भी हमने डिटेल में पढ़ा था जब हमने आर्टिकल 32 को कवर किया था। सबसे पहली है हेबिस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शियरी और क्यो वारंटो। तो ये 5 तरह की होती है। ये रिट्स क्यों डाली जाती हैं? फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑनली। और जो हाई कोर्ट्स होती हैं उनके पास ज़्यादा वाइडर रिट पावर्स होती हैं अंडर आर्टिकल 226, मतलब फंडामेंटल राइट्स के लिए तो होती हैं, बाकी जो अदर लीगल राइट्स होते हैं उनके लिए वहाँ पे वाइडर मानी जाती है। बट अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो यहाँ पे वर्ड पहले ही लिखा है कि ऑनली फॉर फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास अपेलेट जुरिस्डिक्शन। अपेलेट का मतलब होता है कि जो पावर होती है कोर्ट की, पावर ऑफ कोर्ट अपील को सुनना अगेंस्ट जो भी डिसीजंस लोअर कोर्ट से आए हैं, अगेंस्ट डिसीजंस ऑफ लोअर कोर्ट। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपील सुन सकती है अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हों या फिर कोई सिविल केसेस हों। थर्ड वन है कि अगर क्रिमिनल केसेस की बात हो, उसमें डेथ सेंटेंस हो, एक्विटल ऑफ एक्यूज्ड हो, या फिर फोर्थ वन है कि कोई भी केस अगर उसमें सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ हो। अब सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है? ये एक तरह से हम कह सकते हैं बिग लीगल डाउट होता है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो एक तरह से कोई वर्डिंग है या फिर कोई लॉ है उसको अच्छे तरीके से क्लैरिफाई कर सकें। तो उसको हम बोलते हैं सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। नेक्स्ट आता है हमारे पास अपील्स बाय स्पेशल लीव, जो कि हम आर्टिकल 136 में भी देखेंगे। ये एक तरह से डिस्क्रिशनरी पावर होती है सुप्रीम कोर्ट की, जिसको यूज़ किया जाता है अगेंस्ट एनी जजमेंट या फिर कोई भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल का ऑर्डर हो। बट यहाँ पे एक्सेप्शन दे रखी है कि मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में, बट इसको हम एज अ राइट क्लेम नहीं कर सकते। देखें अपील्स बाय स्पेशल लीव्स होता क्या है? ये एक तरह से स्पेशल परमिशन होती है जो कि सुप्रीम कोर्ट देती है ताकि किसी केस को सुना जाए जो कि नॉर्मली जिसको अपील नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी अपील्ड। नेक्स्ट आता है हमारे पास एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, जो कि आता है आर्टिकल 143 के अंडर। यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस ले सकते हैं अगर कोई लीगल क्वेश्चन है पब्लिक इंपॉर्टेंस का, ठीक है, या फिर कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी थी या फिर एग्रीमेंट था, वहाँ पर भी एडवाइस ले सकते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो ओपिनियन है वो एडवाइजरी होता है, बाइंडिंग नहीं होता। नेक्स्ट आता है हमारे पास आर्टिकल 129, जो बताता है सुप्रीम कोर्ट एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है उसे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड माना जाएगा। मतलब जो इसके रिकॉर्ड्स होंगे, जजमेंट्स होंगी या फिर ऑर्डर्स होंगे, उनको एक तरह से एविडेंटरी वैल्यू दी जाएगी और इनको क्वेश्चन नहीं किया जाएगा किसी और भी कोर्ट में। इनके पास पावर होती है ताकि वो पनिश कर सके फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोड, चाहे वो सिविल हो या फिर क्रिमिनल। कंटेम्प्ट ऑफ कोड होता है मतलब जब कोई डिसरिस्पेक्ट करता है कोर्ट्स की, ठीक है, या फिर डिसोबे करता है उनके ऑर्डर्स को, डिसोबे करना ऑर्डर्स। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 130, जो बताता है सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के बारे में कि जो लोकेशन है वो क्या होगी। वैसे वहाँ पे लिखा गया है कि जो न्यू दिल्ली है वही रहेगी, बट जो सीजेआई होते हैं अगर प्रेसिडेंट का अप्रूवल है तो वो कहीं और भी जो सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग्स है वो वहाँ पे करी जा सकती हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास आर्टिकल 131, जो बताता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के बारे में कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होती है। ये वही जुरिस्डिक्शन है जो अभी हम पढ़ के आए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो एक साइड पे, बाकी स्टेट्स हो दूसरी साइड पे, ठीक है, स्टेट वर्सेस स्टेट हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस स्टेट्स हो एक साइड पे, या फिर दूसरी साइड पे बाकी और स्टेट्स हों। कंडीशंस की बात की गई थी, यहाँ पे वो डिस्प्यूट ऐड होते हैं जहाँ पे लीगल राइट्स की बात हो, नॉट पॉलिटिकल इश्यूज। पॉलिटिकल इश्यूज नहीं होने चाहिए।
सर्टेन मैटर्स हैं जिनको एक्सक्लूड किया गया है, वही इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, फाइनेंस कमीशन मैटर्स, ऑर्डिनरी कमर्शियल डिस्प्यूट्स, बाकी जो कंपनसेशन क्लेम्स होते हैं स्टेट्स के अगेंस्ट सेंटर। तो यहाँ पर कंसर्न्स और लिमिटेशंस की बात करें तो एक तरह से क्वेश्चन ऑफ लॉ को इन्वॉल्व करता है, ना कि किसी पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट को। और यहाँ पे जो प्राइवेट सिटीजन्स होते हैं वो आर्टिकल 131 को नहीं यूज़ कर सकते, मतलब प्राइवेट सिटीजन जैसे कि हम लोग हो गए, नॉर्मल लोग। मतलब यहाँ पर पहले ही बता रखा है ना कि एक साइड पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगी, दूसरी साइड पे स्टेट्स होंगी, तो जो प्राइवेट सिटीजन है वो तो यहाँ पे इन्वॉल्व है ही नहीं। थर्ड है हमारे पास कि एक तरह से सब्जेक्ट होते हैं टू द अदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, जैसे कि वाटर डिस्प्यूट है हमारे पास, तो उसकी बात हम आर्टिकल 262 में करेंगे, ना कि आर्टिकल 131 में। कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले केस आया था मध्य प्रदेश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011 में, जहां पर ये बात कही गई कि जो स्टेट्स हैं वो चैलेंज नहीं कर सकती सेंट्रल लॉज को अंडर आर्टिकल 131। बट जब बात होती है झारखंड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2015 में, तो यहाँ पर ओपोजिट व्यू दिया जाता है कि जो मैटर्स हैं वो एक तरह से रेफर कर दिए जाते हैं लार्जर बेंच को, और कहा जाता है कि जो स्टेट्स हैं वो चैलेंज कर सकती हैं सेंट्रल लॉज को। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 132 जो बताता है अपेलेट जुरिस्डिक्शन इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। अपेलेट जुरिस्डिक्शन मैंने पहले भी बताया था कि पावर ऑफ कोर्ट होती है, ठीक है, टू हियर अपील्स अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ लोअर कोर्ट्स। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक तरह से अपील की जाती है सुप्रीम कोर्ट को कि अगर जो हाई कोर्ट है वो एक तरह से सर्टिफाई कर दे कि जो केस है वो इन्वॉल्व करता है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो वर्ड्स होंगे इसमें बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ वही जहाँ पे हमें लगता है कि कोई एक तरह से डाउट है, तो वहाँ पे हमें सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो चाहिए ताकि उस चीज़ को, उस डाउट को क्लियर किया जा सके। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, a big legal doubt that needs Supreme Court's decision to clarify the law। फिर आता है हमारे पास आर्टिकल 133 जो बताता है अपेलेट जुरिस्डिक्शन इन सिविल मैटर्स, मतलब यहाँ पर सिविल मैटर्स की बात की गई है। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 134, यहाँ पे बात की गई है अपेलेट जुरिस्डिक्शन क्रिमिनल मैटर्स में। मतलब जो 3 आर्टिकल्स हैं, जैसे कि ये 132 है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स की बात की गई है, 133 में सिविल मैटर्स की है, और 134 में क्रिमिनल मैटर्स की है। इसको एज इट इज़ ही याद कर लेना। तो यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट है वो एक तरह से क्रिमिनल अपील्स को सुनती हैं अगर हाई कोर्ट ने रिवर्स कर दिया हो किसी एक्विटल टू कन्विक्शन या फिर डेथ सेंटेंस अवॉर्ड कर दिया हो। सेकंड है क्या है यहाँ पे कि जो हाई कोर्ट है वो विदड्रॉ कर दे किसी केस को ट्रायल और सेंटेंसेस के लिए, ठीक है। थर्ड दिया गया है कि जो हाई कोर्ट है अगर वो सर्टिफाई कर दे किसी केस को अपील टू सुप्रीम कोर्ट के लिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास आर्टिकल 134A जहाँ पर बताया गया है सर्टिफिकेट फॉर अपील के बारे में। ये जो आर्टिकल है ये इंसर्ट किया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। ये जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था जो हमारा, उसका पार्ट नहीं है। इसको ऐड इसलिए किया गया था ताकि जो प्रोसेस है उसको फास्टर किया जा सके और मोर सिस्टमेटिक किया जा सके अगर किसी को ये लगता है कि मुझे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील डालनी है, मतलब फॉर्मल परमिशन के लिए, ठीक। बट यहाँ पर एक और चीज़ भी है कि जो हाई कोर्ट्स हैं उन्हें प्रॉम्प्टली डिसाइड करना पड़ता है अंडर आर्टिकल 132, 133 और 134 के तहत। नेक्स्ट आता है हमारे पास आर्टिकल 135 जो बताता है ज्यूरिसडिक्शन फ्रॉम प्री कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स, मतलब जो हमारी पहले की कॉन्स्टिट्यूशन से पहले की कोर्ट्स थी उनसे जो हमारी ज्यूरिसडिक्शन आती है, तो उसके बारे में अंडर आर्टिकल 135 में बताया गया है। यहाँ पर यह बताया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसी ज्यूरिसडिक्शन को फॉलो करती है जो कि एक तरह से फेडरल कोर्ट थी जो हमारी बिफोर 1950, उसमें बताया गया था, जब तक कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलाउ करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है आर्टिकल 136 जो बताता है स्पेशल लीव टू अपील के बारे में, कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक तरह से स्पेशल लीव ग्रांट करती है अगेंस्ट जो जजमेंट या फिर ऑर्डर आए हैं किसी कोर्ट के या फिर ट्रिब्यूनल के। एक्सेप्शन है मिलिट्री कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स, ठीक है। एक तरह से राइट नहीं है, प्योरली डिस्क्रिशनरी पावर है। आगे हमारे पास आर्टिकल 137 जहाँ पे बताया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो खुद की जो जजमेंट या ऑर्डर्स हैं उन्हें रिव्यू कर सकती है। नेक्स्ट है आर्टिकल 138 जो बताता है एनलार्जमेंट ऑफ जुरिसडिक्शन। ये जो पावर है पार्लियामेंट के पास होती है वो इंक्रीज कर सकती है सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिसडिक्शन है।
फिर आता है आर्टिकल 139 जो बताता है पावर टू इशू सर्टेन रिट्स। पार्लियामेंट है जो वो ऑथराइज कर सकती है सुप्रीम कोर्ट को कि वो रिट्स इशू करें किसी भी पर्पस पे अदर देन फंडामेंटल राइट्स। वैसे नॉर्मली इनके पास पावर होती है सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को के रिगार्डिंग इशू करना रिट्स को, बट अगर पार्लियामेंट ऑथराइज करती है तो ये कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 139A जहाँ पर बताया गया है ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस के बारे में कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो विदड्रॉ कर सकती है केसेस को हाई कोर्ट से अगर उनमें इन्वॉल्व करता है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, या फिर सिमिलर केसेस जो कि पेंडिंग पड़े हैं मल्टीपल हाई कोर्ट्स में, तो वो सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफ़र कर सकती है खुद के लिए ताकि उनको जल्दी से सॉल्व किया जा सके। फिर आता है हमारे पास आर्टिकल 140 जो बताता है एंसिलरी पावर्स के बारे में कि जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम कोर्ट को एक एडिशनल पावर्स देती हैं ताकि वो अपने फंक्शंस को इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकें। और यहाँ पर एक और ज़रूरी बात, ये जो 139A इसको भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड किया गया था। नेक्स्ट आता है हमारे पास आर्टिकल 141 जो बताता है लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट वो एक तरह से बाइंडिंग होगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन होंगे बाकी सारी कोर्ट्स पे भी वो बाइंडिंग होंगे। आगे है हमारे पास आर्टिकल 142 जो बताता है सुप्रीम कोर्ट की पावर है टू डू कंप्लीट जस्टिस। जो सुप्रीम कोर्ट है वो पास कर सकती है कोई भी डेक्री या ऑर्डर अगर उन्हें लगता है कि नेसेसरी है कंप्लीटली जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, और करता है ऑर्डर्स को इन्फोर्स करना, पनिश करना फॉर कंटेम्प्ट, ठीक है, फिल करना जो कि लीगल गैप्स हैं जहाँ पर ज़रूरत हो। अभी डेक्री क्या होता है, एक तरह से फाइनल ऑर्डर होता है या फिर डिसीजन होता है सिविल कोर्ट्स का। आगे हमारे पास आर्टिकल 143 जो बताता है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के बारे में, वही जो हम पीछे अभी जुरिस्डिक्शन में पढ़ के आए थे ये भी उसी में इंक्लूड था। तो जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट के ओपिनियन मांग सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन है लॉ पब्लिक इंपॉर्टेंस का, ठीक है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटीज़ हैं, एग्रीमेंट्स हैं, तो वहाँ पे भी उनकी जो एडवाइस है वो ले सकते हैं। आगे हमारे पास आर्टिकल 144 जो बताता है सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज़ टू एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब जो बाकी सिविल और जो जुडिशियल अथॉरिटीज़ होंगी उन्हें सुप्रीम कोर्ट को असिस्ट करना होगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 145 जो बताता है रूल्स ऑफ कोर्ट के बारे में कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो रूल्स बनाती है रिगार्डिंग कि जो सारी चीज़ें उन्हें कैसे हैंडल किया जाएगा, कैसे प्रैक्टिस किया जाएगा और उनका जो प्रोसीजर है वो क्या रहेगा। और ये एक तरह से जो अप्रूवल होता है वो प्रेसिडेंट से भी आता है। आगे हमारे पास आर्टिकल 146 जो बताता है ऑफिसर्स और सर्वेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के बारे में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सर्वेंट्स होते हैं, ठीक है, या फिर ऑफिसर्स होते हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट करना होता है, मतलब हम एक तरह से कह सकते हैं कि स्टाफ की अपॉइंटमेंट करनी होती है। तो सीजेआई के पास पावर होती है अपॉइंटमेंट के लिए और सर्विस कंडीशन के लिए, ठीक है। जो एक्सपेंसेस होते हैं वो चार्ज किए जाते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। नेक्स्ट आता है हमारे पास आर्टिकल 147 जो बताता है इंटरप्रिटेशन करता है किस चीज़ की, वही जो फ्रेज हम इतनी देर से पढ़ रहे थे सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ के बारे में। मतलब ये हमें एक तरह से बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को कब इंटरप्रेट करने की ज़रूरत है और जो क्वेश्चन है वो इम्पॉर्टेंट है केस को डिसाइड करने के लिए या नहीं। देन ये बनता है एक तरह से सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। ये जो आर्टिकल है ये एक्सप्लेन करता है कि जो लीगल क्वेश्चन है वो कब इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के लिए, ताकि वो इंटरप्रेट कर सके कॉन्स्टिट्यूशन को। एक यहाँ पर क्यूरेटिव पिटीशन को ऐड किया गया है। तो ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसको क्यों बनाया गया था, ताकि मिस कैरेज ऑफ जस्टिस को रोका जा सके, ठीक है, रोका जा सके। जो अब्यूज़ होता है लीगल प्रोसेस का कब इवॉल्व होती है, किस केस में, रूपा अशोक हुरा वर्सेस अशोक हुरा केस 2002 में। ये एक तरह से रिलीफ अलाउ करता था, मतलब अगर जो रिव्यू पिटीशन है अगर उसको भी डिसमिस कर दिया जाए तो उसके बाद क्यूरेटिव पिटीशन डाली जा सकती है। ये बेस करती है आर्टिकल 137 पे, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिव्यू कर सकती है किसी भी जजमेंट को, बट ये फाइल की जा सकती है ओनली इफ देर इज़ अ वायलेशन हुई हो आपके नेचुरल जस्टिस की, जो पिटिशनर है उनको प्रॉपरली सुना नहीं गया हो, ठीक है। और ये यूजुअली डिसाइड की जाती है जजेस के चैम्बर में, ना कि ओपन कोर्ट में। तो यहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में बताया गया है कि जब कोई डिसरिस्पेक्ट करता है कोर्ट की या फिर डिसओबे करता है ऑर्डर्स की, ठीक है, तो वहाँ उससे रिलेटेड कुछ मीनिंग बताए गए हैं। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक तरह से कंटेम्प्ट को डिफाइन नहीं करता है, बट ये डिफाइन किया गया है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट आता है हमारे पास 1971 के अंडर। तो सबसे पहला है कि सिविल कंटेम्प्ट क्या होता है, मतलब विलफुली डिसओबे करना किसी जजमेंट को, ऑर्डर को या अंडरटेकिंग को।
ठीक है। तो हमारे पास सेकंड आता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। यहाँ पे क्या होता है, सेइंग और डूइंग समथिंग जो कि कोर्ट की रिस्पेक्ट को एक तरह से हार्म करता है। इस तरीके से बिहेव करना कि जो कोर्ट्स हैं, ठीक है, वो एक तरह से वीक और पावरलेस लगें। डिस्टर्ब करना, इंटरप्ट करना जो कि कोर्ट की हियरिंग्स होती हैं, तो वहाँ पे हम इन सभी चीज़ों को क्रिमिनल कंटेम्प्ट में इंक्लूड करते हैं। ठीक है। जो कोर्ट का काम चल रहा है, ठीक है, उसको प्रॉपरली काम करने से रोकना। अगर एक्सेप्शन की बात करें तो अगर फेयर और एक्यूरेट रिपोर्टिंग है तो हम उसे कंटेम्प्ट नहीं बोल सकते। फेयरली अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है जुडिशियल एक्शंस को, हम उसे क्रिमिनल कंटेम्प्ट नहीं बोलेंगे। या फिर कोई कमेंट कर रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे, तो उस चीज़ को भी नहीं कर सकते। लीगल प्रोविजंस की बात करें तो आर्टिकल 129 में जो सुप्रीम कोर्ट है वो पनिश करती है कंटेम्प्ट के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 215 जहाँ पर हाई कोर्ट पनिश करती है। फिर आता है आर्टिकल 142 क्लॉज 2 के तहत, जहाँ पे जो पार्लियामेंट है वो लॉ बना सकती है कंटेम्प्ट के रिगार्डिंग। और अगर पनिशमेंट की बात करें तो जेल हो सकती है 6 महीने की। ठीक है। फाइन लग सकता है अप टू 2000। नेक्स्ट है हमारे पास विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2019। ये एक तरह से स्कीम जो लॉन्च की गई थी 2019 में, जब जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था सारी स्टेट्स को कि इस चीज़ को अडॉप्ट किया जाए। मतलब केस आता है हमारे पास जहीरा शेख वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, जहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहती है कि जो विटनेस प्रोटेक्शन है वो असेंशियल होती है फ्री और फेयर ट्रायल के लिए। और ये एक तरह से लीगल बैकिंग प्रोवाइड करती है अंडर आर्टिकल 141 और 142 के तहत। अब इसके बाद हमारे पास आती हैं टाइप्स ऑफ बेल। बेल क्या होती है, एक तरह से इसको हम मान सकते हैं टेम्पररी फ्रीडम होती है जो किसी भी अरेस्टेड पर्सन को दी जाती है, इस प्रॉमिस के साथ कि वो दोबारा वापस कोर्ट में आएंगे। सबसे पहले हमारे पास आती है रेगुलर बेल, जहाँ पर जो पर्सन है अगर उसको अरेस्ट कर लिया गया है तो वो अप्लाई करेंगे रेगुलर बेल के लिए ताकि उनके रिलीज़ कर दिया जाए। और ये जो बेल होती है वो आफ्टर अरेस्ट मिलती है। सेकंड आती है हमारे पास एंटीसिपेटरी बेल, मतलब जो पर्सन वो सोच रहा है कि मैं जल्द ही अरेस्ट होने वाला हूँ, तो वो कोर्ट को कहता है कि प्रोटेक्शन उसे एडवांस में चाहिए, मतलब बेल बिफोर अरेस्ट दी जाती है ये। थर्ड आता है हमारे पास इंटरिम बेल, जहाँ पर टेम्पररी बेल दी जाती है किसी शॉर्ट टाइम के लिए, जब तक कि जो कोर्ट है वो अपना फाइनल डिसीजन नहीं दे देती जो कि उनकी मेन बेल एप्लीकेशन होती है उस पर। और ये एक तरह से शॉर्ट टर्म टेम्पररी बेल होती है। फोर्थ आती है हमारे पास डिफ़ॉल्ट बेल, जहाँ पर जो पुलिस है वो फेल हो जाती है, ठीक है, चार्जशीट फाइल करना टाइम पे, और जो एक्यूज्ड होते हैं, ठीक है, उन्हें ऑटोमेटिकली बेल मिल जाती है। मतलब यहाँ पे एक तरह से टाइम प्रोवाइड किया जाता है पुलिस को कि अगर वो इतने टाइम में वो सारी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर कर लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज उन्हें ऑटोमेटिकली बेल दे दी जाती है। रीज़न भी यही बताया गया क्योंकि पुलिस है जो, उनको ज़्यादा टाइम लगता है इन सभी चीज़ों में, तो उन्हें बेल दे दी जाती है। यहाँ पर मैंने कुछ ट्रिक्स को मेंशन किया है, जैसे कि ये जो आर्टिकल्स हैं सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग तो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, तो इन्हें याद करने में भी मुश्किल आती है। तो ये अगर आपको सिंपल लगे तो आप याद कर सकते हो, अदरवाइज आप अगर ऐसे भी याद कर सकते हो तो वो भी बेटर चीज़ है। तो यहाँ पर है एवरी सुप्रीम अथॉरिटी एड्स रिस्पेक्ट रैपिडली, मतलब जैसे कि इनके जो फर्स्ट लेटर हैं, ठीक है, तो वहाँ से जो ट्रिक है वो क्रिएट की गई है। जैसे एवरी है तो ई से हम एस्टेब्लिशमेंट की बात करेंगे, सुप्रीम है तो सैलरी, ठीक है, अथॉरिटी है एक्टिंग सीजीआई, तो ऐसे आप इनको कवर कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पर भी बता रखा है सीट ऑफ कोर्ट कवर्स क्राइम्स, फेडरल केसेस एंड स्पेशल लीव्स के बारे में, ठीक है, तो इनके भी जो फर्स्ट लेटर हैं वही लिख रखे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिव्यू एक्सपैंड रिट्स, ट्रांसफर अलॉज लॉज फॉर कंप्लीट एडवाइस एडेड बाय रूल्स स्टाफ एंड इंटरप्रिटेशन। अगर आपको ये जो ट्रिक है वो इजी लगती है तो आप कर सकते हो, बट तो यहीं पर जो हमारा आज का टॉपिक था सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड वो ख़त्म होता है। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।